जो कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज के बारे में, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज ये 4 होते हैं एंड दे ऑल आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और एवरी क्लोस्ट्रीडियम दे प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, ये क्या बनाते हैं? एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। ये 2 बातें, वैसे 5 कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज है ये ग्राम पॉजिटिव हैं और सारे के सारे एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। उसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेम टेबल में नेक्स्ट लिखे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। तो लिखे द नेक्स्ट इज बोटुलिनम। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है आप लोग उसी टेबल के अंदर ही लिखें। अब इसके बारे में लिखे दिस बैक्टीरिया produced exotoxin which mainly inhibit, प्लीज बात है नहीं, the release of acetylcholine in the neuromuscular junction। एक्चुअली जो बोटुलिनम टॉक्सिन है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर किस चीज़ की रिलीज को इनहिबिट करती है? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये इसका मेन मैकेनिज्म है। अब देखें विच रिजल्ट्स, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स मसल पैरालिसिस से मुराद मसल वीकनेस है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कंट्रैक्शन। एसिटाइलकोलिन इज एक्साइटेटरी, ये मसल को कंट्रैक्ट करता है। अगर हम एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक करें तो मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। इनडायरेक्टली मसल बिकम वेरी फ्लैसिड एंड वेरी वीक, जिसको हम कहते हैं मसल पैरालिसिस, ठीक है। इसका मतलब ये है इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अ नर्व, ये एक नर्व है और दिस नर्व इज कनेक्टेड विद मसल, ये किसके साथ कनेक्ट है? मसल। तो अगर ये नर्व है और ये मसल, तो इसके दरमियान ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब दिस कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस कि मसल के ऊपर मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, याद है जी? मस्कुरेनिक रिसेप्टर, और इस मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम करने के लिए क्या रिलीज होगा? एसिटाइलकोलिन। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये जिस बंदे में बाहर से आती है, थ्रू फूड आता है या किसी भी वजह से, सो दिस बोटुलिनम टॉक्सिन एंटर टू द नर्व और ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। अगर एसिटाइलकोलिन नर्व से रिलीज ना हो तो इट विल नॉट एक्ट ऑन द मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो अगर मसल की एक्टिवेशन नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्शन भी नहीं करेगी, सो मसल बिकम वेरी वेरी रिलैक्स, फ्लैसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी एंड दैट विल लीड टू मसल पैरालिसिस। एग्जामिनर लव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि बोटुलिनम टॉक्सिन की वजह से किस न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कम हो जाती है? आंसर इज एसिटाइलकोलिन। वो क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। अब लिखे कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि अगर किसी को बोटुलिनम टॉक्सिन इन्फेक्शन कराए भी, हाउ दिस पेशेंट प्रेजेंटेड। सुन ले, ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये किन किन एरिया में किस चीज़ की रिलीज को कम करेगी? एसिटाइलकोलिन। फर्स्ट इज कॉल्ड टंग मसल, कहाँ पे? टंग मसल। और अगर टंग के अंदर एसिटाइलकोलिन काम ना करे, कैन वी विल मूव द टंग? नो। कैन वी विल टॉक प्रॉपरली? नो। दैट इज कॉल्ड डिसआर्थरिया। एबनॉर्मल या इनएबिलिटी टू टॉक, दैट इज कॉल्ड डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब कि इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ टंग मसल, जिसकी वजह से हम सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिसआर्थरिया। फिर एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ये ब्लॉक करती है इन ऑक्यूलर मसल, कहाँ पे? ऑक्यूलर मसल। कैन वी विल एबल टू ओपन द आई प्रॉपरली? नो। और अगर हम आईज को ओपन नहीं कर पाएंगे तो हमें एक चीज सही तरीके से नजर नहीं आएगी, हम एक ऑब्जेक्ट को फिर कितने नजर आएंगे? 2। दैट इज कॉल्ड डिप्लोपिया। इसको क्या कहते हैं? डिप्लोपिया। इफ वन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड बाय द पेशेंट 2, एक चीज को 2 नजर आना, दैट इज कॉल्ड डिप्लोपिया। और इसका एक रीजन इम्पेयर्ड एक्टिविटी ऑफ ऑक्यूलर मसल, ठीक है। अब नेक्स्ट, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ये कम करती है बोटुलिनम टॉक्सिन इन द फेरिंग्स एंड लेरिंग्स।
और अगर लेरिंग्स के मसल काम ना करे, कैन वी विल एबल टू टेक ऑक्सीजन, नो। तो लेके डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग दैट इज नोन एज डिस्पनिया। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्टार है एग्जाम के लिए, वो ये है कि बोटुलिनम टॉक्सिन इट विल आल्सो ब्लॉक द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द डायफ्राम मसल। कहाँ पे? डायफ्राम। डायफ्राम का काम रिस्पायरेशन में हेल्प करना है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो चीफ रिस्पायरेटरी मसल ये कौन सा होता है? डायफ्राम। अगर डायफ्राम को एसिटाइलकोलिन नहीं मिलेगा, कैन डायफ्राम कंट्रैक्ट? नो। तो कैन डायफ्राम वर्क? नो। दैट विल लीड टू डायफ्राम पैरालिसिस। ये क्या करा सकता है? डायफ्राम पैरालिसिस। और अगर डायफ्राम पैरालाइज्ड हो जाए, स्टिल द पेशेंट कैन लीड्स टू डिस्पनिया। इस वजह से भी क्या होगा? डिस्पनिया, सांस लेने में दुश्वारी होगी। और अगर इन 4 डीज के अंदर, इसको हम कहते हैं 4 डीज क्लिनिकल फीचर, याद रखें। फर्स्ट डी डिसआर्थरिया, डिप्लोपिया, डिस्पनिया एंड डायफ्राम पैरालिसिस। ठीक है, ये 4 डीज जब भी आ जाए किसी भी फूड खाने के बाद, थिंक अबाउट कि स्टोर फूड के अंदर क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम टॉक्सिन थे और उसने जाकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर किसकी रिलीज को कम किया है? एसिटाइलकोलिन को। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब अगर इस डायफ्राम पैरालिसिस को हम क्या करें, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो बोटुलिनम टॉक्सिन के खिलाफ एंटीडोट देंगे ताकि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को हम बढ़ाएं। और अगर इसमें टाइम लगता है और इंसान सांस ना लेने की वजह से अब मरने के करीब है, तो जितना जल्दी हो सके इन पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डालते हैं। किस पे डालते हैं? वेंटिलेटर। वो बंदा जो अपनी सांस ना ले सके तो उसको हम किस मशीन पे डालते हैं? वेंटिलेटर। तो डायफ्राम पैरालाइज्ड के जितने पेशेंट होते हैं दे शुड बी पुट ऑन दी वेंटिलेटर। और अगर डायफ्राम पैरालाइज्ड हो जाए और बंदा वेंटिलेटर पे शिफ्ट ना करे तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। इसमें क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसलिए बोटुलिनम टॉक्सिन इज डेडली टॉक्सिन। ये डेडली टॉक्सिन है और याद रखें इसकी अगर हम टाइम पे मैनेजमेंट ना करें देन इट विल कॉज डेथ। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बोटुलिनम टॉक्सिन, थिंक अबाउट डायफ्राम पैरालिसिस। ठीक है जी, ये याद रखना है। अब लिखे, इसमें लिखे दीज टॉक्सिन, इंपोर्टेंट, दीज टॉक्सिन मेनली ग्रो, दीज टॉक्सिन मेनली ग्रो इन कैंड बोटल्स। ठीक है, और the food stored in bottles, मतलब वो खुराक जो हम बोटल्स की शक्ल में, कैन बोटल्स में स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम एंड एज वेल एज, हाँ जी, हनी। किसके अंदर भी स्टोर होता है? हनी के अंदर। इसलिए शहद जो है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजरना चाहिए। और शहद अगर स्टोर करना है तो कैन बोतल के अंदर ना डालें, क्योंकि कैन बोतल के अंदर अगर हनी को हम स्टोर करें तो उसके ऊपर बोटुलिनम टॉक्सिन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए याद रखें, इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि इट लीड्स टू, हाँ जी, इसमें एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा कि कम? कम। उस वजह से मसल की पैरालिसिस होगी, लेकिन मसल क्या होंगे? रिलैक्स रहेंगे, कंट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसा पैरालिसिस जिसमें मसल क्या रहे? रिलैक्स रहे, इसको फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। क्या? फ्लैसिड। और ये क्वेश्चन एनएलई स्टेप 1 में बार बार ये पूछते हैं, विच टॉक्सिन कैन कॉज फ्लैसिड पैरालिसिस? थिंक अबाउट बोटुलिनम टॉक्सिन। और अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी टॉक्सिन है जो स्पास्टिक पैरालिसिस करता है, वो टिटेनोस्पाज्मिन है, वो क्लास्ट्रीडियम टेटनी है। कल हमने कहा था लॉक जा होता है, फेशियल मसल कंट्रैक्शन होती है, बैक मसल कंट्रैक्शन, तो उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस है। लेकिन बोटुलिनम टॉक्सिन के अंदर कौन सा है? फ्लैसिड पैरालिसिस है। और इसमें लेके इन बेबीज या इन चिल्ड्रन इट लीड्स टू, हाँ जी, इट लीड्स टू फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि अगर इंजेक्शन ऑफ हनी की वजह से जो बच्चा है वो बिल्कुल जनाब डिजीनेस में चला जाए, मतलब इसमें पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बच्चे को शहद खिलाइए, शहद खाने के बाद जनाब बच्चा डिजीनेस में चला गया, अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, वो न बोल सकता है न वो सही तरीके से सांस ले सकता है। तो उस हनी के अंदर, कैन बोतल के अंदर कौन से टॉक्सिन थे? बोटुलिनम। और उसने जाकर एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम किया है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम आ चुके हैं। तो बच्चा भी कम कंट्रैक्टेड और रिलैक्स,
रिलैक्स। उस बच्चे को अगर आप थोड़ा सा इस तरह फॉर एग्जांपल हेलो हाय के लिए उसको जनाब मारेंगे भी, उसको टैप भी करेंगे तो बच्चा उठेगा नहीं, या बच्चा जनाब रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि मसल क्या हो चुके हैं, रिलैक्स। इसलिए द बेबी बिकम वेरी फ्लॉपी, रिलैक्स। इसको कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो अगर फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम का वर्ड आ जाए, थिंक अबाउट विच टॉक्सिन, बोटुलिनम। ये बोटुलिनम बैक्टीरिया का नाम है, और जिस बैक्टीरिया से टॉक्सिन आती है उसका नाम टॉक्सिन का भी क्या है, बोटुलिनम है। ये बैक्टीरिया को भी कहते हैं और टॉक्सिन को भी क्या कहते हैं, बोटुलिनम। लेकिन बोटुलिनम टॉक्सिन किस चीज़ की रिलीज को कम करेगी, एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से पेशेंट पे कितने डीज आते हैं, 4। इन 4 डीज को हम कहते हैं बोटुलिज्म। इसको क्या कहते हैं, बोटुलिज्म। तो टॉक्सिन इज बोटुलिनम लेकिन डिजीज इज बोटुलिज्म। क्लियर है। सो बोटुलिनम टॉक्सिन कैन काज बोटुलिज्म डिजीज, ये याद रखें इस तरह। अब बोटुलिज्म अगर किसी को हो जाए या एक पेशेंट है उसको बोटुलिज्म हो जाए तो हम एंटी बोटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम इन्फ्यूजन करते हैं। और फिर भी याद रखें अगर डायफ्राम पैरालिसिस है तो हम पेशेंट को किस पे डालते हैं, वेंटिलेटर पे डालते हैं। तो प्लीज़ याद रखें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये बार बार आता है कि बच्चों के अंदर अगर हनी खाने के बाद इनमें 4 चीज़ें आ जाएं, इट थिंक अबाउट अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो टॉक्सिन अगर पूछे तो बोटुलिनम है, डिजीज अगर पूछे तो बोटुलिज्म है। ठीक है, इसमें यही फर्क है। नेक्स्ट लिखे द नेक्स्ट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। द थर्ड नंबर क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। ओके जी, क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखें। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एक्सोटॉक्सिन विच इज नोन एज अल्फा टॉक्सिन। उसको क्या कहते हैं, अल्फा। इसमें लेके इट रिलीजेस अल्फा टॉक्सिन्स, और दिस अल्फा टॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन। ये क्या है, एक्सोटॉक्सिन विच mainly invade in the muscles। ये किस में जाती है, मसल्स में, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट। किस पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट। जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक मलाइटस या डायबिटीज़ मलाइटस, जो डायबिटिक पेशेंट होती है उसमें गैंग्रीन के चांसेस ज़्यादा होती हैं। उन गैंग्रीनस एरिया के अंदर ऐसा टॉक्सिन जो मसल के अंदर जा सकती है वो अल्फा टॉक्सिन है। एंड दिस अल्फा टॉक्सिन इज रिलीज बाय क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस विच रिजल्ट्स मायोनेक्रोसिस। ये क्या करा सकती है, व्हाट इज मायोनेक्रोसिस, डेथ ऑफ सेल इन द मसल, दैट इज कॉल्ड मायोनेक्रोसिस एंड लीड्स टू, ये एमसीक्यूज है, लीड्स टू गैस गैंग्रीन। ये क्या कराती है, गैस गैंग्रीन। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर द एमसीक्यूज। गैंग्रीन्स, ये गैस गैंग्रीन कराती हैं। गैंग्रीन का मतलब सेल डेथ। अगर सेल की डेथ हो जाए उसको हम नेक्रोसिस या गैंग्रीन कहते हैं। लेकिन उस सेल डेथ के अंदर अगर इस बैक्टीरिया से H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस गैंग्रीन। तो 2 बातें, वो कौन सी बैक्टीरिया है जो गैस गैंग्रीन करा सकती है, आंसर इज क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस, दैट्स इट। परफरेंजिस का वर्ड ये बता रहे कि परफरेंजिस मीन परफोरेट, ये मसल को परफोरेट करता है तो मायोनेक्रोसिस करता है। और मसल की सेल अगर डाई हो जाए और उसमें गैस बन जाए तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, गैस गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ यही पॉइंट है। नेक्स्ट लिखे 4th नंबर क्लास्ट्रीडियम, हाँ जी, एनीवन, लास्ट वन, डेपेसेले। इसको क्या कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम डेपेसेले। भाई इसमें से एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आता है, क्लास्ट्रीडियम डेपेसेले, तो प्लीज इसके बारे में पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें लेके दिस बैक्टीरिया मेनली रिलीज 2 types of एक्सोटॉक्सिन, 2 types of एक्सोटॉक्सिन। ये जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम डेपेसेले, ये कितने टाइप्स की टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, 2 टाइप्स। ये 2 किस्म की जनाब टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करती है। अब वो कौन कौन सी है, यहाँ पे लेके टॉक्सिन्स
इसको डिवाइड करें दो में, एक को हम कहते हैं टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी, टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी। ये दो तरह की जो टॉक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। अब ये जो टॉक्सिन ए है इसको हम कहते हैं एंटीरोटॉक्सिन। क्या कहते हैं? एंटीरो। एंटीरो इज द वर्ड यूज फॉर एंटेस्टाइन। और एंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको वेलाई कहते हैं, या इसको हम ब्रुश बॉर्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुश बॉर्डर। इस जो टॉक्सिन ए है इसका काम ये है, इट बाइंड टू दी ब्रुश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला लेयर है उसके साथ जो टॉक्सिन चिपक जाती है, अटैच हो जाती है, उसका नाम क्या है? टॉक्सिन ए है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले ये बैक्टीरिया जब अपनी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइन में, तो उसका कौन सा पार्ट है जो इंटेस्टाइन को अटैचमेंट देती है? टॉक्सिन ए, इसलिए इसका नाम एंटीरोटॉक्सिन है। और फिर जब ये टॉक्सिन अटैच कर देती है इस बैक्टीरिया को, तो फिर ये नेक्स्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम क्या है? टॉक्सिन बी। इट गोज टू द सेल, ये सेल के अंदर जाती है, गोज टू सेल। और किस सेल की बात हो रही है? इंटेस्टाइन। देखें, आपने गाड़ी में जाना है तो सबसे पहले गाड़ी को आपने जनाब दरवाजे में, अगर दरवाज़ा नहीं है तो आप गाड़ी में कैसे जाएंगे? पहले रिसेप्टर मीन अटैचमेंट होगी, तो अटैचमेंट के बाद एंट्री होती है। तो इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन के सेल के साथ अटैचमेंट क्रिएट करना यह किसका काम है? टॉक्सिन ए। वंस दिस बैक्टीरिया बिकम अटैच, तो फिर ये अपनी जनाब टॉक्सिन अंदर सेल में भेजेगी, और वो क्या है? टॉक्सिन बी है। यहाँ पहले के इट गोज टू दी सेल एंड अल्टर्ड मीन चेंज, अंटर दी बाउल मीन इंटेस्टाइन, बाउल मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको खराब करती है, ठीक है। एंड लीड्स टू देखें यहाँ पे एक पॉइंट है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। कोलाइटस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। और इस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस की वजह से पेशेंट को क्या होता है? डायरिया होता है। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले कैन कॉज डायरिया, हाउ? बाय कॉजिंग सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। ये असल में लार्ज इंटेस्टाइन की सेल में मोटिलिटी को डिस्टर्ब करके वहाँ की इन्फ्लेमेशन कराती है। और व्हेन दिस लार्ज इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेम दैट इज कॉल्ड कोलाइटस। लेकिन जब एंडोस्कोपी की गई इस पेशेंट की, तो कोलोन के अंदर हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आया जो रियल में था नहीं। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो फॉल्स हो उसको क्या कहते हैं? सूडोमेम्ब्रेनस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन इन विच एंडोस्कोपी शोज फॉल्स मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस के अंदर सेल की जो मोटिलिटी है बाउल की इंटेस्टाइन की वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरिया होता है। तो सिर्फ दो बात है, जो क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले है ये इंटेस्टाइन को अपने साथ अटैच करवाएगी किस टॉक्सिन के जरिए? ए। और ये फिर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन करेगी जिससे डायरिया होगा किस टॉक्सिन के जरिए? बी। और किस डिजीज की वजह से डायरिया कराती है? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस की वजह से। अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज नोट करें, काज लेके काजेज, काज लेके और इसके सामने लेके सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। देखें, अगर एक पेशेंट है उसको सूडोमेम्ब्रेनस क्या है? कोलाइटस है, तो फिर इसके जनाब दो वजूहात हो सकते हैं। नंबर वन, इन्फेक्शियस काज। इसका मतलब यह है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है। कभी कभार एमसीक्यूज याद रखें, एक पेशेंट होता है उसको डायरिया होता है, लेकिन जो डायरिया है वो जितना भी मेट्रोनिडाजोल ले लें वो ठीक नहीं होता, याद रखें वो ठीक हो नहीं होता। फिर डॉक्टर कहता है कि इसकी कोलोन में एंडोस्कोपी करते हैं, और जब कोलोन की एंडोस्कोपी होती है तो उसमें हमें एक फॉल्स मेम्ब्रेन नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं कि यार अंदर से कोलोन में फॉल्स मेम्ब्रेन है और लार्ज इंटेस्टाइन की क्या हुई है? इन्फ्लेमेशन। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। अब इस पेशेंट में अगर इन्फेक्शन है और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस हुई है, तो फिर कौन सी बैक्टीरिया होगी? क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। तो क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले इज द इन्फेक्शियस काज ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। लेकिन कुछ लोगों में सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस जरूर होता है, लेकिन उसका काज इन्फेक्शन नहीं होता।
इसका काज एक एंटीबायोटिक की साइड इफेक्ट होती है एंड दैट इज कॉल्ड क्लेंडामाइसिन। विच वन? क्लेंडामाइसिन। इससे मुराद ये है कि क्लेंडामाइसिन अगर इसकी डोजेस कोई बंदा ज़्यादा यूज़ करे तो ये भी लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकती है, विच कैन कॉज डायरिया। तो क्लेंडामाइसिन का साइड इफेक्ट भी क्या है? डायरिया है, क्योंकि क्लेंडामाइसिन हाई डोजेस में क्या करा सकती है? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करा सकती है। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का हमेशा मतलब क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन नहीं है, कभी कभार ये ड्रग का साइड इफेक्ट भी हो सकता है एंड दैट इज कॉल्ड क्लेंडामाइसिन। अब यहाँ पे नेक्स्ट के नीचे यहाँ पे लेकर ट्रीटमेंट, किसकी ट्रीटमेंट क्या है? किस चीज़ की? शाबाश, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की। अगर किसी को सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हुआ है तो एग्जाम में आता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा देंगे? फर्स्ट लाइन। और यहाँ पे लेके बैकअप ड्रग। फर्स्ट लाइन का मतलब कि इनिशियली जिस ड्रग से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मेट्रोनिडाजोल। क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल। विच इज फ्लैजेल, ये फ्लैजेल टैबलेट है मेट्रोनिडाजोल। इट विल डिक्रीज द सिविरिटी ऑफ डायरिया। ये किसको कम करेगी? डायरिया। लेकिन अगर फ्लैजेल देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद भी पेशेंट की डायरिया ठीक ना हो जाए तो फिर हम कौन सा ड्रग देंगे? बैकअप ड्रग। कि फर्स्ट लाइन ड्रग तो काम नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जिससे हम किस चीज़ को कम कर सकते हैं? डायरिया। दैट इज कॉल्ड वेनकोमाइसिन। कौन सा? वेनकोमाइसिन। हम फिर क्या देते हैं? वेनकोमाइसिन। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस दैट इज मेट्रोनिडाजोल, ये ड्रग ऑफ द चॉइस है। लेकिन अगर मेट्रोनिडाजोल देने के बाद भी पेशेंट रिजिस्ट करें, वो ठीक ना हो पाए, तो हम फिर बैकअप ड्रग कौन सा ट्राई कर सकते हैं? वेनकोमाइसिन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट याद रखें। तो देखिए, व्हाट इज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन विच देयर इज फॉल्स मेम्ब्रेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो सूडो मेम्ब्रेन है, फॉल्स मेम्ब्रेन, ये हमें एंडोस्कोपी बताएगी। कौन बताएगी? एंडो। अगर इस कंडीशन की काज इन्फेक्शन है तो फिर क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन है। अगर इसका वजह कोई एंटीबायोटिक है तो दैट शुड बी क्लेंडामाइसिन। अब अगर किसी को सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो या ड्रग की वजह से, उन दोनों में क्या होगा? डायरिया। अब डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या है? मेट्रोनिडाजोल, जो फ्लैजेल है। लेकिन अगर ये काम ना करें तो फिर बैकअप ड्रग कौन सा होगा? वेनकोमाइसिन है। हाँ जी, हाँ नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को इंटरप्ट कर सकते हैं, इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन हम ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं करते। समझ गए जी? तो ये मेन पॉइंट्स थे जनाब रिगार्डिंग क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज। अभी तक सुन ले जो मेन पॉइंट्स थे। क्लास्ट्रीडियम टेटनी कैन कॉज टेटनस, ये क्या कराती है? टेटनस। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कैन कॉज बोटुलिज्म, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस कैन कॉज गैस गैंग्रीन। और क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले कैन कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस विच लीड्स टू डायरिया। ये इसके मेन हेडिंग्स है। अगर आप लोगों को इतने बड़ी मोटी चीज़ें भी याद रही तो इसका मतलब एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन नोकार्डिया वर्सेस एक्टिनोमाइस। शाबाश। यहाँ पे लेके एक टेबल है, एक साइड पे लेके नोकार्डिया और इस साइड पे लेके जनाब एक्टिनोमाइस। एक्टिनोमाइस, ठीक है, ओके जी। जो नोकार्डिया और एक्टिनोमाइस है, याद रखे पहले जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी तो इन दोनों को डॉक्टर समझते थे कि ये फंजाई है। ये क्या है? फंजाई है। लेकिन जब मेडिकल फील्ड एडवांस हो गई और फिर बाद में हमने इसकी रिसर्च की तो फिर पता चला कि इसके अंदर जो जेनेटिक्स है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बैक्टीरिया के हैं। किसके हैं? बैक्टीरिया। तो नोकार्डिया एंड एक्टिनोमाइस, बिफोर इट वाज थॉट दैट दीज टू आर फंजाई, लेकिन दे आर रियली बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया है। असल में इन बैक्टीरिया, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये फिलामेंटस होते हैं, रॉड शेप होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंटस एंड रॉड शेप। असल में जो फंजाई है ये 95% फिलामेंट की तरह इस तरह लंबे लंबे होते हैं। अब असल में जिस तरह फंजाई फिलामेंटस होती है, एग्जैक्टली लाइक दैट ये नोकार्डिया और एक्टिनोमाइस भी क्या होते हैं? फिलामेंटस। तो उस बेस पे पहले डॉक्टर यही समझते थे कि ये दोनों भी क्या है? फंजाई है। लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल है।
इसलिए फिर इन दोनों को हम कैटेगरी में किस में रख गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसमें, ग्राम पॉजिटिव। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव है, दोनों फिलामेंटस बैक्टीरिया है और दोनों बेसिलाई है, मीन रॉड शेप है। क्या है, रॉड शेप है। तो इन दोनों के 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर साइड पे किसी ने लिखना है, नंबर 1, दीज आर ग्राम पॉजिटिव, दीज आर रॉड शेप एंड दे आर लॉन्ग एंड फिलामेंटस इन नेचर। ये लॉन्ग है और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं नोकार्डिया इज अ फंगस, उसके खिलाफ एम्फोटेरिसिन बी देंगे। देखिए अगर आप ये डिफरेंशिएट ना करें कि ये फंजाई है कि ये बैक्टीरिया है, तो कैन वी विल ट्रीट एक्यूरेटली, नो। इसलिए बिफोर द ट्रीटमेंट वी शुड नो द कैटेगरी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो नोकार्डिया और एक्टिनोमाइस आज के बाद याद रखें, ये दोनों क्या है, ये बैक्टीरिया हैं। अब इसमें जो फर्क है वो हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नोकार्डिया है, नोकार्डिया इट इज अ ग्राम पॉजिटिव एरोब्स। ये क्या है, एरोब। ये वहां पे सरवाइव करती है जहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। तो यहाँ पे लेके जो नोकार्डिया है दैट इज ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, एरोब होता है। इसका मतलब दिस बैक्टीरिया विल सर्वाइव इन द एरिया वेयर इज हाई ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन एरोबिक एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो एक्टिनोमाइस है ये भी ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये एनेरोब है। ये क्या है, एनेरोब। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोमाइस एंड नोकार्डिया। तो ये एनेरोब है। एनेरोब मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करती है, ठीक है। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर जो नोकार्डिया है इसमें लेके एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये क्या होता है, एसिड फास्ट। तो इसमें लेके नोकार्डिया इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया और इसमें लेके नो एसिड फास्ट। इसका मतलब क्या है, वी विल डिस्कस दिस एसिड फास्ट टेक्निक और नॉन एसिड फास्ट। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि एसिड फास्ट का मतलब क्या है, सुन लें। एक्चुअली हम बैक्टीरिया को जब डायग्नोज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था कि नहीं, हम बैक्टीरिया को डिफरेंट कलर देते हैं, पर्पल वगैरह या क्रिस्टल वायलेट डाई, ये स्टेन करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन करें किसी भी कलर से और फिर उससे वो कलर वॉश करें अल्कोहल से, किस चीज़ से, अल्कोहल, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया अल्कोहल डालने के बाद अपनी कलर लूज कर देते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन अल्कोहल क्या है, एसिड है कि नहीं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अल्कोहल डालने के बाद भी वो कलर क्या करते हैं, रिटेन, उनको हम एसिड फास्ट कहते हैं। कि मतलब एसिड डालने के बावजूद भी वो बैक्टीरिया इतने फास्ट है कि वो अपनी कलर को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अब इसमें जो नोकार्डिया है इसमें अगर हम अल्कोहल इधर देखें, इसको आप लिखे ब्रैकेट में वीक, कि वीक एसिड फास्ट है। वीक का मतलब यह है कि अगर आप इस पे 1% अल्कोहल डालें, इसको पहले स्टेन करें फिर 1% अल्कोहल डालें तो उससे वो स्टेन नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इस पे 5% अल्कोहल डालेंगे तो उससे कलर ऑफ जा सकती है। स्ट्रांगली एसिड फास्ट नहीं है, क्या है, वीक एसिड फास्ट है। लेकिन ये एसिड फास्ट नहीं है। ओके, टीबी का नाम सुना है कि नहीं, टीबी, टीबी इज काज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया, वेरी गुड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो भी एसिड फास्ट है, वो भी क्या है, एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट आर दोज बैक्टीरिया which retain the stain or color even when we wash with alcohol, अल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद भी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट का क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन सिर्फ इसका थ्योरेटिकल मतलब यही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर लेके जो नोकार्डिया है इसकी ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है ये हमें कहाँ पे मिलती है, सॉइल में, मिट्टी में। तो लेके फाउंड इन सॉइल, ये कहाँ पे होता है, फाउंड इन सॉइल, ये मिट्टी के अंदर, ये सॉइल। इसलिए कहते हैं कि बेयर फुट ये जनाब नहीं घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि बेयर